आज के टाइम में अगर आप टीवी खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, तो आपको केवल एक ही चीज दिखाई जा रही है कि ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं, वॉर और ज्यादा बढ़ सकता है, मार्केट और ज्यादा नीचे गिर सकता है। और कुछ लोग तो ये भी बोलना स्टार्ट कर दिए हैं कि अब मंदी आने वाली है, यानी कि रिसेशन आने वाला है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या एक्चुअल में ऑयल का दाम बढ़ रहा है या और ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है? क्या ये वॉर रुक चुकी है कि और ज्यादा बढ़ने वाली है? एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर यहां से मार्केट क्रैश होता है या मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट होता है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? पैसा निकाल लेना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, एसआईपी बंद कर देना चाहिए, या ये आखिरी मौका होने वाला है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का, एक अच्छा पैसा बनाने का? आज के इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि ऑयल के प्राइस से आखिर में एक देश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आखिर में रूपी क्यों डिप्रिसिएट हो रहा है इतने तेजी के साथ। इसके पीछे कुछ मेजर रीजन है, इसके पीछे का रीजन वॉर नहीं है, कुछ और रीजन है जिसके वजह से रूपी डिप्रिसिएट हो रहा है। एफआईआई क्यों इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, आखिर में उनको निकालने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड के रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, आखिर में कौन से स्टेप लेने चाहिए, इन सभी मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये पूरी वीडियो हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि वॉर और ऑयल प्राइस का क्या कनेक्शन है। अब देखिए, दुनिया की इकोनॉमी एक चेन की तरह है और इस चेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑयल, यानी कि तेल। और जब भी मिडिल ईस्ट कंट्री में जहां पे तेल का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, जहां से 20% दुनिया का क्रूड ऑयल गुजरता है, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अगर कोई भी लड़ाई होती है तो तेल की सप्लाई रुकने का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब सप्लाई रुकने का डर बढ़ता है तो प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर भागना स्टार्ट कर देता है, जो कि आपको पिछले 3 महीने से लगातार देखने को मिल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि जब ऑयल की सप्लाई रुकती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, कल 100 रुपए था तो आज 110 रुपए हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो सकते हैं, जो कि अभी के टाइम में भारत के अंदर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ये तो बहुत छोटी बात है, सबसे बड़ी बात तो अब आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। अब मान के चलते हैं किसी कंपनी को रॉ मटेरियल मंगवाना है दूसरे स्टेट से, अब दूसरे स्टेट से ट्रक से जाएगा या किसी ट्रांसपोर्टेशन से जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन से जाएगा तो उसमें पेट्रोल या डीजल तो जरूर लगेगा। अब पेट्रोल डीजल के दाम अगर महंगे हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है। एंड अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा तो उसको बेयर करना पड़ेगा कंपनी को। अगर कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रही है ट्रांसपोर्टेशन का तो वो अपने प्रोडक्ट के दाम भी महंगा करने वाली है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई कंपनी बिस्किट बनाती है तो बिस्किट के दाम भी महंगे होने वाले हैं। एंड अगर बिस्किट के दाम महंगे होंगे, चीजों के दाम महंगे होंगे, तो इसी को सिंपल भाषा में हम इन्फ्लेशन बोल रहे होते हैं। और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है ऑयल की सप्लाई रुकने से, जैसे फ्लाइट बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, फैक्ट्री कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है ना, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो आरबीआई क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करने वाला है, इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा बढ़ा देगा। जैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा स्टॉक मार्केट पे गलत इंपैक्ट पड़ने वाला है, बिजनेसेस को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि अब वो आसानी से लोन नहीं ले पाएंगे, उनको अब महंगे दाम के अंदर लोन मिलने वाला है, जिससे उनकी अर्निंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर अर्निंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब ऑयल के सप्लाई रुकने से क्या क्या हो सकता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि भारत को अभी के टाइम में इतना डर क्यों लग रहा है? अब देखिए, जो हमारा देश है वो लगभग 80 से लेकर 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देश से भारत के अंदर आता है, और उसमें से भी लगभग 50 से लेकर 60% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अब अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद कर दिया गया है तो भारत का बिल और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है इंडियन रूपी के ऊपर, जो कि आपको साफ साफ देखने को मिला है। जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से रूपी लगभग 6% नीचे गिर चुका है। लेकिन ये पूरी बात नहीं है, लोग हमें क्या बोल रहे हैं कि वॉर की वजह से रूपी नीचे गिरता जा रहा है, ये पूरी बात नहीं है। रूपी एक्चुअल में नीचे गिर रहा है एफआईआई की वजह से, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से। आप एक बार ये डेटा को देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ईयरली डीआई और एफआईआई का डेटा दिख रहा होगा। तो यहां पे देखिए 2020 से हम लेके चलते हैं 2019 से, जब कोविड का टाइम था। तो कोविड में जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे 65,000 करोड़ की बाइंग थी उस साल के अंदर में एफआईआई की, और डीआई ने लगभग 35,000 करोड़ की सेलिंग किया था। ये आखिरी किसी साल के अंदर बाइंग है एफआईआई की, और ये आखिरी किसी साल के अंदर में सेलिंग है डीआई की। यहां पे देखिए 2021 में लगभग 92,000 करोड़ की सेलिंग है, 22 के अंदर में 2,78,000 करोड़ की सेलिंग है, 23 के अंदर में सेलिंग कम हुई है केवल 16,000 करोड़ की, लेकिन 2024 के अंदर में तो 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, 25 के अंदर भी 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर
चुका है। 2026 में अभी तक केवल 5 महीना बीता हुआ है और लगभग 2,72,000 करोड़ की ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है। वहीं पे अगर हम डीआई को देखते हैं यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, तो यहां पे देखिए 2021 में 94,000 करोड़ की बाइंग है, 22 के अंदर में 2,76,000 करोड़ की बाइंग है, 23 के अंदर में 1,84,000 करोड़ की बाइंग है। लेकिन यहां पे देखिए 2024 और 25 के अंदर में, 24 के अंदर में लगभग 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बाइंग है एंड 2025 में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, लगभग 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बाइंग हो चुका है। और 2026 में केवल 5 महीना बीता है और लगभग 3.5 लाख करोड़ की ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है। अब ये चीज देखने के बाद आइडिया लग गया होगा कि आखिर में इंडियन रुपी इतने तेजी के साथ क्यों नीचे गिर रहा है। पिछले 2 साल के अंदर में खूब ज्यादा सेलिंग हुआ है एफआईआई के द्वारा। अब इसके वजह से जो डॉलर है ना वो देश के बाहर गया है, क्योंकि जब एफआईआई इंडियन मार्केट के अंदर आते हैं, जो 2020 के अंदर आए हुए थे जहां पे रुपी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा था, उस टाइम पे जो डॉलर था ना वो देश के अंदर आ रहा था, फॉरेन इन्वेस्टर्स देश के अंदर आ रहे थे। इसके वजह से रुपी की वैल्यू बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से लगातार सेलिंग चल रही है एफआईआई की और बहुत ज्यादा सेलिंग चल रही है। अब इसके वजह से डॉलर देश के बाहर जा रहा है और रुपी बहुत ज्यादा वीक होता चला जा रहा है। लेकिन यहां पे सवाल ये निकल के आ रहा है कि एफआईआई इतने आसानी से सेलिंग क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है हम लोग, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग जिम्मेदार हैं एफआईआई के सेलिंग के। बिल्कुल हम ही लोग जिम्मेदार हैं और इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनको आसानी से एग्जिट मिल जा रहा है, उनको आसानी से बायर मिल जा रहे हैं। एग्जांपल के लिए आप किसी कंपनी के स्टॉक को बेचने के लिए जाते हैं और सामने कोई बायर बैठा ही नहीं होगा, तो आप कैसे बेच लेंगे उस कंपनी के स्टॉक को। ये ऑब्वियस सी बात है ना, लिक्विडिटी होनी चाहिए मार्केट के अंदर में। और अभी के टाइम में जब एफआईआई सेलिंग करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं और सामने से जब इतने सारे बायर आ रहे हैं, इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको बायर बहुत आसानी से मिल जा रहा है, उनको एग्जिट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो रही है। इसके वजह से एफआईआई बहुत ही आसानी से इंडियन मार्केट से पैसा निकालते जा रहे हैं और यही आपको पिछले 1-2 साल के अंदर देखने को मिला है। जो एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है ना, ये एक तरह से एडवांटेज हो चुका है एफआईआई को मार्केट से बाहर निकलने का। अब सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। देखिए आज के टाइम में इस सवाल का जवाब 100% किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी के टाइम में ना जो ऑयल का प्राइस बढ़ रहा था, जो $120 तक पहुंच गया था, वो गिर के लगभग $90 से भी कम पे ट्रेड कर रहा है, लगभग $88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ऑयल के प्राइस में गिरावट हुआ है और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है, पूरे देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अगर यहां से वॉर में थोड़ी बहुत भी जान आती है, वॉर यहां से और ज्यादा बढ़ता है या कोई देश किसी के ऊपर अटैक करता है, नेगोशिएशन नहीं होता है, तो ऑयल के प्राइस दोबारा रॉकेट होने वाले और ये बहुत बुरी खबर है इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अभी के टाइम में आपको प्रेशर साफ साफ देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल महंगे होते जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिया है कि आप गोल्ड खरीदना बंद कर दीजिए क्योंकि डॉलर देश के बाहर जा रहा है। लेकिन यहां पे आरबीआई भी पूरी तरीके से जुटी हुई है कि रुपये की वैल्यू नीचे ना गिरे। अभी ना 26 मई को रुपी स्वैप होने वाला है। अब रुपी स्वैप का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए अगर मैं आपको रुपी स्वैप का मतलब बहुत आसान भाषा में समझाऊं, तो अगर देश के अंदर डॉलर की कमी हो जाती है या रुपी बहुत ज्यादा वीक होने लगता है, तो आरबीआई ये काम करता है। आरबीआई ये करता है कि डॉलर बैंकों को देना स्टार्ट कर देता है और बैंकों से रुपी लेना स्टार्ट कर देता है। इसी को सिंपल भाषा में रुपी स्वैप बोलते हैं और इसका कोई ना कोई टेन्योर होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है। मतलब आरबीआई 3 साल तक डॉलर दे देगा बैंक को और बैंक से रुपी अपने पास रख लेगा और 3 साल के बाद दोबारा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। आरबीआई दोबारा डॉलर ले लेगा और रुपी वहां पे बैंकों को पे कर देगा। इसी को सिंपल भाषा में रुपी स्वैप बोलते हैं। अभी के टाइम में जो 26 मई को $5 बिलियन का रुपी स्वैप होने वाला है, इसका टेन्योर 3 साल का होने वाला है। 3 साल के लिए आरबीआई ये काम करने वाली है। ये इसलिए किया जाता है कि फॉरेक्स रिजर्व को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सके, जिसके वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन रहे। अब ये तो हमने बात कर लिया कि ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। अभी जो ट्रंप ने बोला है कि ये लास्ट स्टेज चल रहा है नेगोशिएशन का ईरान के साथ, मतलब कि एक अच्छी खबर है पूरे दुनिया के लिए, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है जो है एफआईआई की सेलिंग। ये अगर बढ़ती जाती है, आगे चल के और ज्यादा बढ़ती है, तो इससे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडियन रूपी के ऊपर। इंडियन रूपी यहां से वीक हो सकता है, क्योंकि आरबीआई कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले आरबीआई, लेकिन अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर नहीं आएगा, डॉलर देश के अंदर नहीं आएगा, तब तक रूपी स्ट्रांग नहीं होने वाला है। और बाहर के इन्वेस्टर इंडिया के अंदर तभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे जब इंडिया की कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, अच्छा रिजल्ट लाके देंगी, क्वार्टरली रिजल्ट बेटर आएगा। लेकिन अभी के टाइम में आप सभी को पता है कि वॉर की वजह से क्या हालत हुई है पिछले 3 महीने से, और अभी जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है ना, क्वार्टर 1 का, ये बहुत ही बेकार आने वाला है। आप सभी को पता है कि अभी के टाइम में कंपनीज की हालत खराब है। जो अभी दिख नहीं रहा है वो क्वार्टर 1 के रिजल्ट में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को अभी के टाइम में क्या करना चाहिए। तो पहली चीज तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है, कुछ
भी हो जाए एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है, लमसम करने से बचना है अभी के टाइम में, क्योंकि अभी के टाइम में कोई भी न्यूज आती है तो मार्केट गलत बिहेव कर सकता है। लेकिन आप एसआईपी मत बंद करिए, कुछ भी हो जाए एसआईपी नहीं बंद करना है। अगर आपने यहां तक एसआईपी कर लिया है ना तो अब बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछले 1.5 साल से मार्केट वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर लिया है, अगर आपने 1.5 साल के अंदर में पैसा नहीं निकाला है, आपने होल्ड किया है अपने एसआईपी को, तो अब निकालने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब वॉर मेरे हिसाब से पूरी तरीके से रुक चुकी है। बस फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है नेगोशिएशन, और वो हो ही जाएगा। अब यहां से वॉर नहीं होने वाला है, ऑयल के प्राइस और ज्यादा नीचे गिरने वाले हैं, जिसके वजह से आपको एक रैली देखने को मिल सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और जिसने भी इस पूरे गिरावट के अंदर में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा यूनिट लेके रखा हुआ है पिछले 3 महीने के अंदर में। लमसम की अगर बात करें तो अगर आप लमसम करना चाहते हैं अभी के टाइम में, तो एक साथ सारा पैसा उठा के मत डाल दीजिएगा। अभी आपको फेज वाइज लमसम करना है। कुछ पैसा अभी कर लीजिए, कुछ पैसा जब कोई और न्यूज आती है, कोई अच्छी न्यूज आती है तो उस टाइम पे आप डाल लीजिएगा। तो ऐसे करके आपको लमसम करना है, एक ही बार में सारा पैसा उठा के मत डाल दीजिएगा। कल को अगर कोई गलत न्यूज आती है तो आपके पूरे पैसे के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड एक और चीज, अपने पास ना इमरजेंसी फंड जरूर रखिए। मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि पहले लमसम मत करिए, पहले आप इमरजेंसी फंड रखिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है जो कि 3 से लेकर 6 महीने का होना चाहिए, मतलब आज के जो भी आपके महीने के खर्चे हैं, जितना भी आपके खर्चे हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जो भी आपके खर्चे हैं महीने के, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उतना पैसा आपके एफडी के अंदर पड़ा होना चाहिए। अगर पैसा है इतना, उसके बाद आपको लमसम करने के बारे में सोचना है। नहीं तो अगर आप फोमो में आके लमसम कर दिए और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपकी जॉब चली जाती है, अभी के टाइम में आप सभी को पता है कि जॉब कभी भी जा सकती है एआई की वजह से, तो अगर जॉब जाती है अभी के टाइम में, तो आपके पास कम से कम 3 महीने या 6 महीने का पैसा पड़ा होगा। यानी कि अगर आप नई जॉब ढूंढते हैं उस टाइम पे आप इस पैसे से अपने इन्वेस्टमेंट को भी कर पाएंगे एंड आप अपने रेगुलर खर्चे को भी बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि अभी के टाइम में मार्केट में क्या हो रहा है, ऑयल के प्राइस से इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या पड़ा हुआ है एंड आगे चल के क्या हो सकता है। अभी के टाइम में ऑयल की क्या हालत है, रुपए की क्या हालत है, एफआई की क्या हालत है एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉर की क्या हालत है। इन सभी मुद्दों के बारे में हमने बात कर लिया है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। और वीडियो के अंदर अगर कुछ भी नया लगा, कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और आज के टाइम में अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपके पास मेरी नई वीडियोज नहीं भेजने वाला है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।